और विषय ये है कि क्या अब ये हरियाणवियों का नहीं रहा। बात जरा कठोर लगती है, लेकिन दिल में जब दर्द होता है तो उसके लिए कठोर शब्दों की ही जरूरत पड़ती है। इसलिए इस विषय का जो शीर्षक है वो हमने यही दिया है कि भाई क्या आज ये हरियाणा जो है ये हरियाणवियों का नहीं रहा, किन्हीं और का हो गया। हम चुनाव से पहले सुनते थे कि हरियाणा के युवाओं को इतनी नौकरियां मिलेंगी कि नौकरियां ज्यादा रहेंगी और नौकरी करने वाले कम पड़ जाएंगे। ये सुनते थे कि 75% कारखानों में हरियाणा के लोग लगेंगे। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कानून के जरिए। लेकिन हुआ क्या? एक तो सबसे बड़ा धोखा ये है कि 75% की जो बात करी जाती है वो जो कारखाने या जो फैक्ट्रियां उद्योग धंधे चल रहे हैं उन पर लागू नहीं होता। जो नए एस्टेब्लिश होने होते हैं, जो कारखाने नए लगने हैं, उनके ऊपर वो लागू होगा। और ये आप जानते हैं कि आज के माहौल में हरियाणा में कितने कारखाने आने वाले हैं। मेरा ख्याल है एक भी नहीं। और दूसरी बात ये रही कि अब जो एक डोमिसाइल का इन्होंने किया है कि जो इतने समय से जो लोग हरियाणा में रह रहे हैं वो डोमिसाइल ले सकते हैं। डोमिसाइल का मतलब वो हरियाणा के निवासी होने का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो यहाँ कितने ही लोग ऐसे हैं जो 5-5, 10-10 साल से फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं। बिहार के भाई हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं। तो वो सब तो डोमिसाइल बन गए यहाँ के। तो 75% का तो कोटा इनका यहीं पूरा हो गया। इनके पास देने लेने को तो कुछ था नहीं और अपना 75% भी इन्होंने पूरा कर लिया। अब इससे भी आगे बात आती है, 2-3 दिन से बहुत एक ज्वलंत इशू ये बना हुआ है कि 99 जनरल पोस्ट थी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनको एसडीओ से वो थोड़ा ऊपर होता होगा या एसडीओ कह लो। तो 99 पोस्ट में से हरियाणा के केवल 22 आदमी लगे हैं और 77 आदमी हरियाणा के बाहर से लगे। क्या यही वो तरीका है जिसके जरिए हरियाणा के युवाओं को नौकरी देनी थी? क्या हरियाणा के युवाओं के लिए 75% चपरासियों में आरक्षित हैं या कारखाने के मजदूरों में आरक्षित हैं या 3rd क्लास 4th क्लास में आरक्षित हैं? क्या क्लास 1, क्लास 2 के काबिल हरियाणा के लोग नहीं हैं? ये बात ध्यान देने की है और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इस पर हमें विचार करना होगा, गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये हरियाणा के मूल निवासियों के लिए ठीक नहीं हो रहा है। ये की योजना बनाई जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कठोर शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इस विषय पर बात करते हुए मैं थोड़ा हमारे जो अजीज हैं, डिप्टी सीएम आजकल बने हुए हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनकी तरफ देना चाहूंगा। चुनाव से पहले पहली बात तो ये है कि उन्होंने बीजेपी का भरपूर विरोध किया था। मोदी का, शाह का, खट्टर का हर लिहाज से विरोध किया था और इस विरोध के कारण उन्होंने जो किसान थे वहां के या जो जाट लोग थे उनके भरपूर वोट उनको मिले थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि उन्हीं लोगों की सरकार बनवाने में ये सहयोगी बने। और उससे पहले चुनावी वायदा था 75% नौकरियों का। तो अब उनको जवाब देना चाहिए इस बात का कि ये जो 22 आदमी लगे हैं 99 में से, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं बताता हूँ। कानून और कायदे के मुताबिक आर्टिकल 320 जो संविधान का है उसके मुताबिक ये पोस्टें जो हैं इनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होनी चाहिए थी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए न होकर के ये गेट के जरिए भर्तियां की गई हैं। और उसमें भी जो हरियाणा जो एक क्वेश्चनेयर जो दिया जाता है उस क्वेश्चनेयर में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले विषय कम थे और बाहर वाले विषय ज्यादा थे। अगर हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले विषय उसमें होते तो हरियाणा के युवा भी उसमें
कामयाब होते, लेकिन एक क्वेश्चनेयर आ गया बंगाल का, बिहार का और कहीं का और कहीं का, और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आ गया कि जिसको कोई जानता तक नहीं, तो निश्चित बात है कि भाई वो उसमें कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से दूसरी बात ये कि सरकार को, अगर ये सरकार की नीयत होती कि हमारे आदमी इन नौकरियों में इनको पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो वो इसमें हरियाणा वासियों के लिए 5%, 10% नंबर आरक्षित कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि आदमी बाहर से लगाने थे। अब बाहर से आदमी लगाने का मतलब क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि वो किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदार हों, जैसे पहले भी कई बार होता रहा है, या ये हो सकता है कि उन लोगों ने मोटी रिश्वत दी हो, या ये हो सकता है कि वो किसी खास संगठन या संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले हों। तो इनमें से कोई न कोई तो बात होगी, वरना तो अगर हरियाणा वालों को इन्होंने पूरा रिप्रेजेंटेशन देना सुनिश्चित करना था तो वो 5%, 10% उनको दे सकते थे। और ये प्रशासन का अधिकार है। प्रशासन जब एक किसी हैंडीकैप को 5% दे सकता है, किसी विधवा को 5% दे सकता है, किसी फलाने ढंग किसी को 5%, 10% खिलाड़ी को दे सकता है, तो हरियाणा वालों को क्यों नहीं दे सकता? पहली बात तो वो भर्ती होनी ही चाहिए थी आर्टिकल 320 के तहत, संविधान के तहत, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। इन्होंने करी वो गेट के जरिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करते तो गड़बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन गड़बड़ तो करानी थी ना, इस वजह से वो गेट का सहारा उन्होंने लिया। लेकिन इसमें अब जैसे ध्यान आता है कि इसी तरह की भर्तियां पहले हुई थी। उस वक्त दुष्यंत चौटाला सत्ता में नहीं थे। सबसे ज्यादा विरोध दुष्यंत चौटाला ने उन भर्तियों का किया था और वो भर्तियां रद्द हो गई थी। आज दुष्यंत चौटाला सत्ता में हैं, सीएम के बहुत नजदीक हैं, कुर्सी भी सीएम के बिल्कुल साथ सटी हुई है, डिप्टी सीएम की। तो आज वो इस बात पर कोई बात, इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? ये एक समझने जैसी बात है। विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि उनका विरोध उनकी कुर्सी के नीचे, जो विरोध की भावना थी वो कुर्सी के नीचे दब गई। सबसे प्रमुख बन गई कुर्सी, और कुर्सी का ऐसा खेल हरियाणा में बना हुआ है जैसे खट्टर की कुर्सी दुष्यंत के हाथ में है और दुष्यंत की कुर्सी खट्टर के हाथ में है, और दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि उसने भी अपनी कुर्सी बचानी है और उसने भी अपनी कुर्सी बचानी है। और आप लोगों को पता होगा कि इसमें एक तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो न बेचारा कुछ कर पा रहा है और न वो चैन से बैठ पा रहा है। अनिल विज शराब घोटाले के मामले में अनिल विज आज तक उस मामले को उछालता रहा है, लेकिन हर बार उसको दबा दिया जाता है। इसी तरह से रजिस्ट्रियों के घोटाले में जैसे अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है शराब घोटाले और इसका, तो उनमें भी जो कुछ हुआ है उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है। भाई जब एक आरोप लगा है, हजारों करोड़ का घोटाले का आरोप है, तो आप उसको सीबीआई से क्यों नहीं कराते? आप अपनी आज इस एजेंसी को दे दिया, आज इस एजेंसी को दे दिया, आज इस एजेंसी को दे दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एजेंसी तो सरकार की है। सरकार, एक तो बात ये है कि वो टाइम को किल करने की बात है, समय को निकाल दो, धीरे धीरे पुराना पढ़ के सब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर कुछ करेंगे किसी को तो वो सरकार के आदमी है, सरकार के हिसाब से करेंगे। जैसे गेट में सरकार के आदमी होते हैं और वो सरकार के कहने से ही करते हैं। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में होते के जरिए ये नौकरियां होती तो ये नहीं होता जो अभी हुआ है। तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। हमारा युवा इसके प्रति बहुत कम जागरूक है, इसलिए कम जागरूक है कि उसको एक तो सही नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है। वो उनमें अपने खेमों में बटे हुए हैं। कोई 10-20 किसी नेता के पीछे लगे हुए हैं, 10-20 किसी नेता के पीछे लगे हुए हैं, और फिर 10-20, फिर 20-30 उन 10-20 के पीछे लगे हुए हैं। इस तरह से एक चेन बनी हुई है, और
वो चेन पूरी की पूरी चमचों की चेन बन जाती है धीरे धीरे, और चमचे में स्वाभिमान नहीं रहता। इसलिए स्वाभिमान की कमी के कारण वो अपनी आवाज को उठा नहीं पाते। वरना तो इससे बढ़िया और इससे ज्यादा चिंताजनक कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि हमारे युवा इसके लिए विरोध करें, सड़कों पर आएं, आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, अपने ज्ञापन दें। लेकिन नहीं होगा ऐसा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके पास नेतृत्व नहीं है। मुझे आज इस विषय पर इसलिए बिना तैयारी के आना पड़ा है कि विषय ज्वलंत है, और ज्वलंत विषय को अगर समय पर न उठाया जाए तो उसका फिर महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए और अपनी थोड़ा ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल बिना तैयारी के आया हूँ। इससे पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे जो रविंदर सिंह ढुल एडवोकेट हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे साथियों से ली है, और मैं तथ्यों के आधार पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा। लेकिन अब सवाल फिर वही आ जाता है कि सरकार चल रही है, हरियाणा की सरकार है, हरियाणा के लोगों के लिए सरकार होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा की सरकार खजाना तो हरियाणा के लोगों का लुटता है और सरकार काम बाहर वालों के लिए करती है। कोई कमीशन बनाना हो तो उसको बाहर से लाते हैं, कोई इंक्वायरी करानी हो तो इंक्वायरी के लिए बाहर से लोग ले जाते हैं, कोई चेयरमैन बनाना हो उसको बाहर से लाते हैं। तो इस तरह का जो धंधा है वो वाकई खतरनाक भी है और चिंताजनक भी है और हमारे लिए एक अपमान भी है। तो ये जो कुछ हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है हर लिहाज से और अपमानजनक है। इसलिए इसको अदालत में भी चैलेंज करना चाहिए और इसका विरोध हर फोरम पर, जैसे सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, जहाँ भी जो भी जिस मंच पर हो वहाँ इसका विरोध किया जाना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को भी ये चाहिए कि वो इसका विरोध करे। और मैं खास तौर पर दुष्यंत चौटाला से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कुर्सी उनके लिए नई नहीं है, कुर्सी तो उनके परिवार में बहुत पुरानी है और वो एमपी भी बन चुके हैं, अब डिप्टी सीएम के पद पर भी वो रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को इतना हीन न बनाए, इतना कमजोर न बनाए कि कुछ भी होता रहे और वो चुपचाप देखते रहें। ये उनके आगे उनका भविष्य पड़ा है और भविष्य को आज अगर अंधकार में बना लिया तो आगे फिर कोई गुंजाइश नहीं बचने वाली है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि जैसे भाई अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच खुद दुष्यंत को करानी चाहिए, पहल करनी चाहिए कि उनके चाचा ने उन पर आरोप लगाए हैं तो खुद दुष्यंत को चाहिए कि वो पहल करके उन आरोपों की जांच कराए। और इस पर जो मैंने अभी एक वीडियो पे उनका दुष्यंत का इस एसडीओ वाली नौकरी पे सुना भी था। पहले तो एक टोंट सा उन्होंने ये किया था कि ये एसडीओ की नहीं, ये असिस्टेंट एक्शन की नौकरी है। तो बीरा असिस्टेंट एक्शन और एसडीओ में कोई फर्क ना है, वो भी बिजली महकमे का अफसर है, वो भी बिजली महकमे का अफसर है, दोनों इंजीनियर हैं। तो लेकिन इतना मात्र कहने से बात नहीं बनती है। आपने कह दिया कि भाई आपका ये जो है वो नौकरियों में हम वो नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो आपने 75% की गारंटी क्यों दी थी? मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा कोई विरोध है, मेरे अजीज हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन इस मौके पर अगर उनको न कहा जाए, उनको थोड़ी खरी न सुनाई जाए तो उनकी भी आंखें कैसे खुलेंगी? क्योंकि एक युवा नेता का अगर भविष्य खराब होता है, आज की कुर्सी आज के लिए है, लेकिन नेतृत्व अगर देना है तो वो चाहे 20 साल बाद कुर्सी मिले, लेकिन जो 20 साल बाद कुर्सी मिलेगी नेतृत्व ये नियत से, तो वो कुर्सी कुछ न कुछ करने वाली होगी। इस कुर्सी के साथ तो बहुत से आरोप लगे हुए हैं, जैसे शराब के घोटाले का आरोप है, रजिस्ट्रियों के घोटाले का आरोप है और तरह तरह के आरोप हैं।
लेकिन जब नेतृत्व की कुर्सी होती है तो नेतृत्व की कुर्सी के साथ सम्मान जुड़ा हुआ होता है और नेतृत्व देने के लिए इंतजार करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। सर छोटूराम सन 24 में मंत्री बने थे और 2 साल वो मंत्री रहे। इसके बाद वो विधायक तो बनते रहे, असेंबली में तो जाते रहे, लेकिन किसी पद तक नहीं पहुंच पाए सन 1937 तक 36 तक। इस बीच में हिंदू महासभा के लोग उनके पास गए। उनका सोचना ये था कि ये छोटूराम का गांव देहात में बहुत प्रभाव है और अगर इसको साथ लगाया जाए तो गांव देहात में हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, हमारा भी कुछ आधार वहां बन जाएगा। ये सोच करके हिंदू महासभा के लोगों ने, और ये भी समझने जैसी बात है कि जो हिंदू सभा थी उस हिंदू सभा के बाद बनी जनसंघ और जनसंघ के बाद बनी जनता पार्टी और जनता पार्टी के आज बनी भाजपा। यानी भाजपा ये उसकी हिंदू महासभा की पोती लगा लो, दोती लगा लो, ये इस तरह से ये रिश्ता है इनका। तो वो लोग गए वो कहने लगे कि छोटूराम भाई तू बहुत काबिल आदमी है, बड़ा मेहनती है और तेरा रसूख भी बहुत है, लेकिन तेरे को उतना कुछ मिल नहीं रहा जितना तेरा अधिकार बनता है और तेरे योग्यता का फायदा उठाया जा रहा। तो चौधरी छोटूराम मुस्कुराए और वो कहने लगे फिर मैं क्या करूं कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम आपको कोई न कोई कुर्सी का जुगाड़ करवाएंगे। चौधरी छोटूराम बोले कि भाई मैं जो कुर्सी हासिल करना चाहता हूं वो कुर्सी मैं अपने लिए हासिल नहीं करना चाहता। मैं जो लाखों गरीब हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर वो कुर्सी इस काबिल है कि मैं उस पर बैठकर उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं तो उस कुर्सी की चाहना तो मुझे है, वो कुर्सी तो चाहिए, क्योंकि कुर्सी के बिना कोई बात बनती नहीं, कोई काम हो नहीं सकता। लेकिन मुझे इसलिए कुर्सी नहीं चाहिए कि छोटूराम का सम्मान बढ़े, छोटूराम के गले में मालाएं डलने, छोटूराम के सिर पर ताज बंधे और छोटूराम जो है वो कई कोठियों का, बंगलों का, फार्म हाउसेस का मालिक बन जाए। ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे काम करना है और मेरा काम है शोषण के खिलाफ लड़ना। और शोषण आप लोग करते हो तो मैं आप लोगों के साथ आकर के आप लोगों से कैसे लड़ूंगा, और अगर मैं आप लोगों से नहीं लड़ूंगा तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने फजले हुसैन के साथ मिलकर के यूनियनिस्ट पार्टी बनाई है। मैं यूनियनिस्ट पार्टी का सिपाही हूँ, फजले हुसैन मेरे नेता हैं, बड़े भाई हैं और मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। और मैं ये देखता हूँ कि मेरा भविष्य और मेरे भविष्य के साथ पंजाब के किसान का, मजदूर का भविष्य, गांव देहात का भविष्य यूनियनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यूनियनिस्ट पार्टी में ही रहूंगा। कभी मौका मिला तो कुछ कर पाऊंगा, नहीं मौका मिला तो कोई बात नहीं। और वो मौका मिला, आप लोगों को पता है कि सन 36 में चुनाव हुए, सन 37 में सरकार बनी यूनियनिस्ट पार्टी की बिल्कुल ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ। और उसके बाद जो तरह तरह के कानूनों की बदकिस्मती से सर फजले हुसैन तो उस वक्त तक उनका इंतकाल हो चुका था, वो सन 36 में स्वर्गवास हो गया था उनका। तो सर छोटूराम के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आई। हालांकि प्रीमियर का पद जो है वो एक मुस्लिम के पास था, लेकिन काम जो था वो पूरा का पूरा चौधरी छोटूराम देखते थे। उनकी देखरेख में, उनके निर्देशन में, उनकी मेहनत से पूरा काम होता था। और उसके बाद कानूनों की झड़ी लगी, तो आज ये कानून आया, आज वो कानून आया, आज वो कानून आया, और देखते ही देखते सब कुछ बदल दिया, कलम के जरिए बदल दिया। कलम से जो क्रांति आती है वो क्रांति कभी तलवार से या लाठी से या बंदूक से नहीं आती। कलम की क्रांति स्थायी क्रांति होती है और उसमें कहीं कोई लाल छींटे नहीं होते। उन्होंने क्रांति के जरिए, कलम के जरिए क्रांति लाए। और एक आपको थोड़ा याद दिला दूं कि मंडी एक्ट जब बनाया तो मंडी एक्ट में जो आड़ती थे, करोड़पति, लखपति, उनके साथ किसानों का मंडी प्रबंधन में उनको बराबर की सीटें दे दी। और इस बात पर वो लोग नाराज हुए कि भाई ये तो देखो, ये 2 दहले का जो ये जाट है, वो जाट कहते थे किसान को। किसान तो हालांकि
सभी कोई भी हो सकता है, जैसे अहीर है, गुर्जर, राजपूत, ये सभी तो किसान है। ब्राह्मण भाई भी हमारे यहाँ जो गौड़ ब्राह्मण है वो सारे के सारे किसान हैं। तो लेकिन वो जाट कहते थे, क्योंकि जाट कहने से उनका मतलब सिद्ध होता था। दूसरे लोग जो हैं वो उनके साथ लग जाते थे, जो जाटों के विरोधी होते वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जाट जो हमारी बराबर में बैठेगा, 2 दे लेगा जाट। तो चौधरी छोटूराम ने ये कहा था कि भाई देखो, आप लोगों को तो ये चिंता सता रही है कि इस छोटूराम ने 2 देले का जाट तुम्हारे बराबर में बिठा दिया, और मैं ये पश्चाताप कर रहा हूं कि अब तक मैंने इसको कुर्सी पर बैठाकर और इसको नीचे क्यों नहीं, फर्श पर क्यों नहीं बैठा दिया। तो इस तरह के मजबूत आदमी की आज हमें जरूरत है। किसान कौम को नेतृत्व चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए। आप लोग सारे मिलकर के अगर इनके लिए कुछ करेंगे तो ये आपके लिए करेंगे, वरना तो ये अब थोड़े से दिन बाद जब दोबारा चुनाव होंगे, 24 में कोई ज्यादा दिन नहीं है, उस वक्त चुनाव होंगे, तो उस वक्त पता लग जाएगा कि असल पोजीशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। जैसे अब पंजाब में निकायों के चुनाव हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से चौटाला साहब की भाषा में कहूं तो सुपड़ा साफ, एकदम से सुपड़ा साफ। ऐसी हार, इतनी अपमानजनक हार शायद ही कभी किसी पार्टी की हुई हो, और ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में ये हार लिखी जानी है। और यही कुछ आगे होना है। अभी आप बंगाल में देख लेना, बिहार में देख लेना, जहां भी चुनाव होंगे वहीं यही हाल होना है, क्योंकि एक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई है। एक गंगा जमुनी जो तहजीब, जो हमारी शान है, हमारी जान है, आन और बान है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है। नया कुछ देने को है नहीं, पुराना इनको सुहाता नहीं। तो इसलिए अब लोग समझ गए हैं कि उनको अब आगे क्या करना है। सबसे पंजाब का जो उदाहरण है, उसमें ये बात देखने को मिले कि उन लोगों ने अपने वोट खराब नहीं किए। जिसको कांग्रेस को देना था उसने कांग्रेस को दे दिया, जिसने बीजेपी को देना था उसने बीजेपी को दे दिया। अकाली दल जो है वो साफ, आप वाले जो गए थे वे साफ, सब साफ, आमने सामने की टक्कर थी। और आमने के सामने की जब टक्कर होगी कहीं भी, तो उस वक्त निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा हर जगह साफ होगा, क्योंकि इन्होंने किसानों को नहीं बख्शा, मजदूरों को नहीं बख्शा, छोटे व्यापारियों को नहीं बख्शा, आड़तियों को नहीं बख्शा, तालिब-ए-इल्म को नहीं बख्शा, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई कारखाना बड़ा नहीं लगाया, कोई एक भी ऐसा काम नहीं है जो ये अपने खाते में गिना सकें कि वो स्थायी महत्व का बनाया हो। यही बिल्कुल बात यूं की यूं हमारी इसकी हरियाणा सरकार की है। खट्टर साहब या अजीज दुष्यंत डीसीएम जिसको हम कहते हैं प्यार में, तो वो कोई एक काम कहता हूँ, एक काम भी ऐसा बता दें जो इन्होंने किया और वो स्थायी महत्व का है, उसका लाभ स्थायी होने वाला है। एक काम मैं बता सकता हूँ, इतना बेहुदा जो शायद ही कोई सरकार करेगी, और वो है दादूपुर नलवी नहर के लिए जो जमीन एक्वायर की थी उसको डिनोटिफाई करना। काम बहुत सारा हो चुका था, उस नहर की जरूरत थी, जिन लोगों को पानी मिलना था उनको आज भी पानी की जरूरत है, लेकिन डिनोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए हुआ कि कोर्ट ने जो मुआवजा देने के लिए कहा था किसानों को, वो मुआवजा ये सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी। अब बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप जमीन तो ले लो, लेकिन मुआवजा देते वक्त नहीं काट जाओ। और फिर मुआवजा भी वो जिसको अदालत ने घोषित किया है, कोई यूं भी नहीं कि भाई कोई आंदोलन करके या कोई मुजाहरा करके या कोई विरोध करके मुआवजा मांगा जा रहा है। मुआवजा तो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट का मुआवजा भी आप नहीं देना चाहते, और उस पर जो कितने ही करोड़ रुपए जो खर्च हो वो सब पानी में गए। फिर ये कहते हैं कि किसानों से कि भाई वो पैसे वापस करो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो किसी वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की नहीं हो सकती। एक बार ये जो अपना मंडी परियोजना है, मंडी परियोजना के लिए चौधरी छोटूराम ने बजट पेश किया, और उस बजट में
जो उस वक्त ऐसा ही कोई 5-7 हजार रुपए का था, क्योंकि रुपया बहुत बड़ा था उस वक्त, गाड़ी के पहिए जितना रुपया था। आज रुपया जो है वो बिल्कुल सैयामान, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं हरियाणवी में सैयामान, आज रुपया सैयामान है। उस वक्त रुपया बैलगाड़ी के पहिए जितना बड़ा था। तो वो 20-30 हजार का कोई बजट था, लेकिन उस पर ऐतराज ये आया हिंदू महासभा वालों की तरफ से कि ये इतना पैसा सरकार के खजाने में से इस योजना पर लगेगा, तो देखना ये है कि इस योजना से इसका ब्याज भी वापस हो जाएगा कि नहीं। तो चौधरी छोटूराम ने एक बात कही थी कि कोई भी कल्याणकारी सरकार ये नहीं देखती और ये उसको नहीं देखना चाहिए कि जो हम खर्च कर रहे हैं उसका ब्याज भी वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि कल्याणकारी सरकार का मतलब ये है कि आज हम लोगों के कल्याण के लिए पैसा लगाएं। हो सकता है कि आज नहीं तो 10 साल बाद वो उस पैसे की वापसी भी होने लग जाए, और नहीं भी हो तो भी कल्याणकारी सरकार का ये फर्ज है कि वो पैसे लगाए। तो मैं थोड़ा विषय से हट गया, अब दोबारा उसी विषय पर आके मैं निवेदन करता हूं कि आप सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे या सड़कों पर गलियों में विज्ञापन दे के डीसी को, एसडीओ को, जैसा भी जहां हो, या अपने विधायकों मंत्रियों से मिलके इस बात का विरोध जरूर करें कि 99 जनरल पोस्ट और 22 आदमी हरियाणा के लगे। ये बात क्या है? क्या यही वो वायदा था कि 75% हरियाणा वालों को मिलेंगे? क्या हरियाणा वालों को चपरासी के ही 75% मिलेंगे? क्या हरियाणा वाले सचमुच ही कंधे से ऊपर कमजोर मान लिए गए हैं? हरियाणा के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने मेहनती हैं, इतने ईमानदार हैं कि जिनका मुकाबला हिंदुस्तान तो क्या किसी भी देश का कोई भी प्रांत नहीं कर सकता, जिनका मुकाबला जो गुण इनमें है। लेकिन नहीं, लोग तो आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, जहां से भी इनके अपने लोग बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई संघी RSS से संबंधित जो भी व्यक्ति जहां भी मिलेगा उसको लाएंगे और कहीं न कहीं उसकी पटरी बैठाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि हमारे तो कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन। लेकिन आप लोगों को एक लंबी जिंदगी जीनी है, और लंबी जिंदगी जीने के लिए अभी से आपका चौकस रहना बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।